हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इंटेलिजेंट क्लास में। आज हमारा कुछ पढ़ाने का कुछ नया अंदाज है। कुछ रोचक अंदाज में अनेकों करूंगा नई बात आपके साथ। आज होगा नया नया इंटेलिजेंट क्लासेज का अपना अंदाज। ना होगी कोचिंग की फीस, ना होगा बोझिल वस्तुओं का भार। तो शुरुआत करें पढ़ने का नया अंदाज शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेज के साथ। तो दोस्तों, आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है और इस चित्र के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये चित्र जो है ये अमेरिका का व्हाइट हाउस है। तो आप व्हाइट हाउस के बारे में कितना जानते हैं ये चीज हम देख लेते हैं। तो देखिए, अमेरिका के इस व्हाइट हाउस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके लिए मैं बता दूं जो आप शायद जानते हो सकता है ना जानते हो। व्हाइट हाउस के बारे में कुछ रोचक जानकारियां मैं आपको देना चाहता हूं कि व्हाइट हाउस अमेरिका में है और इसकी दो जुड़वा इमारतें भी हैं। एक फ्रांस में, दूसरी आयरलैंड में है। फ्रांस में बनी इमारत फ्रांस में बनी इमारत पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है। तो ये बात आप याद रखें कि व्हाइट हाउस की दो जुड़वा इमारतें हैं, एक फ्रांस में, दूसरा आयरलैंड में। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि व्हाइट हाउस एक प्रकार का राष्ट्रपति भवन है जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं, जिसमें कुल 132 कमरे हैं। इसके अलावा इसमें 35 बाथरूम हैं और 412 दरवाजे हैं, 147 खिड़कियां हैं, 28 अंगूठियां हैं। भैया कितना कुछ बताऊं, बहुत बड़ा है ये व्हाइट हाउस। लेकिन इतनी जानकारी मिल गई, बहुत बड़ी जानकारी है ये आपके लिए। व्हाइट हाउस में देखने के लिए भले ही कोई चार्ज नहीं लगता हो, लेकिन इसके लिए 6 महीने पहले आवेदन करना पड़ता है। इसलिए आप जब भी कभी व्हाइट हाउस घूमने के लिए जाएं तो कृपया 6 महीने पहले आवेदन जरूर करके जाइए, क्योंकि बिना आवेदन के यहाँ आपको कोई घुसने नहीं देगा। चलिए, मैं आपके बारे में एक बढ़िया चित्र और दिखा रहा हूँ आपके लिए। तो क्या आप जानते हैं कौन है ये बड़ी लंबी लंबी मूछों वाले व्यक्ति? किस देश के हैं? क्या नाम है? नहीं जानते तो सुनिए और देखिए कि ये सबसे लंबी मूछ वाले व्यक्ति भारत के ही हैं, राम सिंह चौहान। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज है और इनकी मूछें 14 मीटर लंबी हैं दोस्तों। बड़ी विचित्र है, लेकिन आप प्रयास करें मूछ इनसे भी अच्छी मूछें लंबी रखने का, हो सकता है आपका भी नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाए। अलिए चलिए अब देखते हैं नई बात। आपने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सबके बारे में खूब सुन रखा है, लेकिन ऋग्वेद में क्या है? तो देखिए, ऋग्वेद में ज्ञान के बारे में बताया गया है, यजुर्वेद कर्मकांड के बारे में बताता है, जबकि सामवेद में उपासना और अथर्ववेद में विज्ञान के बारे में बतलाया गया है। तो 4 वेद हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ इन वेदों का रचयिता आखिर है कौन? और वेदों में जो आपको चीजें जानकारी चाहिए, यदि आपको विज्ञान पढ़ना है, कर्मकांड चाहिए, तो अब आप कौन सा वेद लेंगे? अब आप सीख चुके हैं कि कर्मकांड पढ़ना है तो यजुर्वेद की पढ़ें, उपासना के बारे में जानकारी लेनी है तो आप सामवेद के बारे में पढ़ें, और विज्ञान से संबंधित कोई भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी लेनी है वो भी वेदों में, तो आपको अथर्ववेद का अध्ययन करना चाहिए। वैसे ऋग्वेद के बारे में और बता दूं कि ऋग्वेद अग्नि नामक ऋषि के लिए, जबकि यजुर्वेद वायु नामक ऋषि के लिए, सामवेद आदित्य नामक ऋषि के लिए, अथर्ववेद अंगिरा नामक ऋषि। ये जो ऋषियों के नाम ऊपर लिखे गए हैं ये वेदों के लेखक या रचयिता नहीं है, याद रख लें। वेद तो नित्य हैं, अतः इनकी रचना नहीं हो सकती। ये तो कहते हैं कि वेद तो भगवान के साथ ही अवतरण हुए, भगवान ने इनको स्वयं लिखा है। इसलिए वेद अपने आप में ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है। वेद ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में इन चार चार पवित्रतम ऋषियों के कारण समाधि की अवस्थाओं में प्रकाशित हुआ था। तो आज आप वेदों के बारे में जान चुके हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि वेद किसने लिखी, वेदों की उत्पत्ति कब हुई। तो ये वेदों के बारे में सही सत्य जो हमने आपके लिए लाए हैं, आप पढ़ें और इसके बारे में खूब जानकारी अपने मित्रों को भी दें। चलिए, ये एक झील के बारे में मैं आपको बता दूं। ये बड़ी सुंदर झील आप देख रहे हैं कि ये कौन सी झील है। यदि आप फिल्में देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो आपने इस झील को किसी मूवी में भी देखा होगा। यदि नहीं देखते तो देखना शुरू कर दीजिए यार।
आखिर मूवी देखने में जाता क्या है। तो ये है लद्दाख की पेंगोंग झील। और इस झील के बारे में बता दूं, बड़ी सुंदर झील है और लद्दाख में कम से कम 8 किलोमीटर के एरिया में यह झील फैली हुई है। बड़ी सुंदर झील होने के साथ साथ यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग भी होती है। जो थ्री इडियट फिल्म आई थी ना, तो थ्री इडियट फिल्म का जो अंतिम दृश्य था, जहाँ आमिर खान साहब करीना कपूर से मिलते हैं, वो अंतिम दृश्य यहीं फिल्माया गया था पूरे सेट के साथ में। तो ये है आपकी लद्दाख की पेंगोंग झील। ये विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। इस दृश्य के आमिर खान की मशहूर फिल्म थ्री इडियट की आखिर में देखे होंगे। अब मैं आपको ये बता दूं कि आप मुझे बताइए कि ये भाई साहब आपको कौन देखते हैं। अरे भैया, ये ऊंट है। लेकिन इस ऊंट की विशेषता क्या है? देखो देखो, गौर से देखो जरा चित्र। इस ऊंट में विशेषता क्या है? इस ऊंट के दो कुबड़ हैं। अरे यार, मेरे गांव में तो एक ही ऊंट जो देखा जिसका एक ही कुबड़ है। इसके दो कुबड़ कौन है, कहाँ पाया जाता है, और क्या विशेषता है? तो चलिए जानकारी लेते हैं इस ऊंट के बारे में कि ऐसा ऊंट जिसके दो कुबड़ होते हैं वो कहाँ पाया जाता है, और इसके बारे में क्या चीजें हैं। देखिए, पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही जगह ऐसी हैं जहां दो कुबड़ वाले ऊंट दिखाई देते हैं। एक ऑस्ट्रेलिया में और दूसरा लद्दाख। लद्दाख जो कि भारत में है। और नूरवा घाटी भारत में सिर्फ लद्दाख में ही पाए जाते हैं, जबकि नुरवा घाटी ऐसी घाटी है जहां पर दो कुबड़ वाले ऊंट काफी मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये ऊंट संबंधी एक महत्वपूर्ण जानकारी, थोड़ा विचित्र है लेकिन अच्छी लगती है ऐसी जानकारी पढ़ने और सुनने में। अच्छा, ये बताइए ये क्या है, ये कौन सा देश है, और इस देश का मैं आपके लिए चर्चा क्यों कर रहा हूँ। ये एक देश की बिल्डिंग सी है, लेकिन इस देश के बारे में बता पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये देश वर्तमान में कोरोना मुक्त देश बन चुका है। इसके बारे में जानकारी दे दूं कि यूरोप का स्लोवेनिया देश कोरोना वायरस फ्री होने वाला प्रथम देश है। यूरोप का स्लोवेनिया देश कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला प्रथम देश है। तो आपके लिए ये जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, कंपटीशन से संबंधित। यदि अब मैं बात करूं मेरी भारत माता की जय हिंद, वंदे मातरम, तो मैं भारत के बारे में बता दूं कि जो भारत का नक्शा मैं आज देखता हूं, या जिस भारत को मैं आज देख रहा हूं, प्राचीन काल में, प्राचीन समय में, या फिर कहा मध्य काल के मध्य समय में, या बहुत समय पहले की बात भी नहीं है, 1800 के समथिंग की बात, कि ये भारत में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत सब कुछ हुआ करता था। देखिए भारत के नक्शे को कि भारत में ये सब चीज कब से अलग हुए, ये देश भारत में कब अलग हुए हैं। अफगानिस्तान जो कि 1876 में भारत से अलग हो गया और एक अलग राष्ट्र बन गया। पाकिस्तान 1947 में अलग होकर के अलग राष्ट्र बन गया। तिब्बत 1914 में अलग हो गया। नेपाल 1904 में अलग हो गया है। यहाँ तक कि आपका बांग्लादेश जो कि 1947 में अलग हो गया। यहाँ हमारा जो हमने बताया है कि जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र है जहाँ पर कि 1962 में इस क्षेत्र के ऊपर लड़ाई हुई थी। तो ये एक जम्मू कश्मीर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र, याद रख लें। तो ये वो संपूर्ण राष्ट्र है जिनको मिला दिया जाए तो एक अखंड भारत का निर्माण होता है। इसके बाद कुछ छोटी सी जानकारी, आजकल बच्चे बड़े चिंतित हैं कि स्कूल खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, सर खुल जाएंगे तो क्या होगा। मैं उसके बारे में एक जानकारी दे दूं। कभी एक सरकार की एक गाइडलाइन आई है, केंद्र सरकार की गाइडलाइन, जिसमें ये कहा गया है कि स्कूल तो खुलेंगे लेकिन हो सकता है स्कूलों की अटेंडेंस कम हो, क्योंकि खांसी बुखार होने पर घर से ही पढ़ाएंगे टीचर्स। स्कूलों की जो शुरुआत है अब वो जुलाई के महीने में होने ही वाली है, और धीरे धीरे ये इस गाइडलाइन के अनुसार टीचरों के लिए ये बात भी कही गई है कि भाई अब आप अपने घरों से ही पढ़ाइए, ऑनलाइन स्टडी बच्चों को कराइए, व्हाट्सएप ग्रुप बना लें और बच्चों को खूब सारा ऑनलाइन पढ़ाएं। ज़्यादा देर भी ना पढ़ाएं, क्योंकि ज़्यादा देर 10 मिनट से ज़्यादा या 15 मिनट से ज़्यादा पढ़ाने पर मोबाइल का डाटा भी ज़्यादा खर्च होता है। और आप जानते हैं हमारे देश में ये हालात नहीं है कि हर गांव का बच्चा अपनी एक व्हाट्सएप वाला मोबाइल यूज करता हो और उसमें डाटा डलवाने की क्षमता रखता हो।
तो ये देखिए, आपने जब तक मैंने अपनी बात बोली, आपने निश्चित रूप से इसको पढ़ा होगा कि मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी ने इस बारे में बताया है कि स्कूल को कैसे खोले जाएं, स्कूलों के बच्चों पर तनाव को कम कैसे किया जाए। ऐसा भी सुनने को आ रहा है कि अब रोल नंबर के हिसाब से ऑड और इवन, सम और विषम छात्र में स्कूलों में बच्चों को बुलाया जाएगा। एक से यदि 60 बच्चे होंगे तो मात्र 20 बच्चों को ही बुलाया जाएगा। फिर अगले दिन सम और विषम के हिसाब से अगले दिन अन्य बच्चों को बुलाया जाएगा। तो स्कूलों में थर्मल स्कैनर लगाने की भी बात हो रही है, वहाँ पर सैनिटाइजरों की बात होगी, हर बच्चे को सैनिटाइजर और मुंह पे मास्क लगाने के लिए बोला जाएगा। तो ये अब आप समझ सकते हैं कि जैसे ही आपके स्कूल खुलेंगे तो कुछ नया देखने को मिलेगा, एक नया अंदाज होगा पढ़ने का, एक नई रुत चलेगी पढ़ने की, और ये इन द फ्यूचर में बहुत कुछ आपके लिए लाभदायी रहेगा। इसीलिए कहता हूँ कि जुड़े रहिए हमारे इंटेलिजेंट क्लासेस के साथ। आपको बड़ी बेहतर नॉलेज के लिए बहुत बेहतरीन नॉलेज आपको दी जाएगी। कंपटीशन से डरिए मत। चलिए भाई साहब, एक नया क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देख रहे हैं मेरी टीवी स्क्रीन पे कि मैंने अब तक जो सब कुछ आपको पढ़ाया है वो सब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये देखिए कि ये सर कौन है। आजकल एनसीईआरटी की बुक से जब आ जाएंगी, जैसे राजस्थान में सुनने को मिल रहा है कि राजस्थान में अब एनसीईआरटी की बुक्सों का नया पाठ्यक्रम आ रहा है। तो मैंने एनसीईआरटी की बुक्सों का बड़ा अध्ययन किया है, तो उनमें चित्र बहुत देखने को मिलते हैं यारो, और चित्र के आधार पर फिर थ्योरी लिखी जाती है। देखिए ये भाई साहब बड़े मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये भाई साहब आखिर है कौन और इन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया जिसके लिए मैंने आपको इस चित्र में बनाया है। तो मैं आपको बता दूं कि एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं जैक मा, जो कि चीन देश के हैं, और मुकेश अंबानी जो कि भारत के हैं। एशिया के नंबर 2 पे आने वाले सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी जो भारत के हैं, लेकिन ये जो फोटो में दिखाए गए हैं ये है जैक मा। इनके बारे में बड़ी ही रोचक पूर्ण बातें हैं जो आपने ना सुनी होंगी और ना आप सुन सकेंगे। यदि मेरा वीडियो अधूरा छोड़ दिया ना आपने, तो शायद आप ये बात सुनेंगे भी नहीं। इनके बारे में एक बात और बता दूं कि पहले ये वेटर हुआ करते थे। तो वेटर होने के साथ साथ में इन्होंने कई कंपटीशन भी दिए हैं, लेकिन बेचारे भाई साहब कभी फेल ही हो पाए, कभी पास नहीं हुए। लेकिन आज किस्मत के धनी हैं। कर्म की क्रियाशीलता के आधार पर इन्होंने कर्म को और भाग्य को अपने चरणों में झुकाया है। इसीलिए ये आज दुनिया के, सॉरी, एशिया के दूसरे अमीर व्यक्तियों में जाने जाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं और कुछ नई जानकारियों के साथ में आपको फिर ले चलता हूँ। ये देखिए, ये एक चित्र है। आप देख रहे हैं कि ये चित्र किसका है। गौर से देखिए, शायद आपने इसका नाम किताबों में पढ़ा होगा। एनसीईआरटी की बुक्सों में कभी कभी देखने को मिलता है, लेकिन बुक से कलर नहीं होती, तो हम लोग क्या करते हैं, पन्ना के ऊपर पन्ना फेरते जाते हैं और उसको ध्यान नहीं देते। मैंने इस चीज को आज खोजा है एनसीईआरटी की बुक्सों में से। ये है लाइका। कौन है ये लाइका? याद आया कुछ? हाँ हाँ, याद आ ही गया होगा कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहली कुतिया, एक जानवर जो अंतरिक्ष में सबसे पहले गई थी, जिसका नाम था लाइका। लेकिन दुर्भाग्यवश इसकी मृत्यु हो गई थी। 3 नवंबर 1957 को लाइका नाम की कुतिया को स्पुतनिक 2 स्पेस क्राफ्ट में डालकर अंतरिक्ष भेजा गया था। लाइका ने स्पुतनिक 2 में धरती के कक्ष का भी चक्कर लगाया था। स्पेस क्राफ्ट का तापमान सामान्य से ज्यादा हो जाने के कारण लाइका की मौत हो गई थी। तो अंतरिक्ष में जाने वाली डॉग लाइका स्पुतनिक से गई थी, अंतरिक्ष का चक्कर भी लगाया है। अब देखते हैं थोड़ा सा इतिहास के बारे में कि हम पानीपत युद्ध से आपको परिचित कराते हैं कि अहमद शाह अब्दाली ने जब 1761 में भारत में आक्रमण किया, तब मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में सन 1761 में जो युद्ध लड़ा गया वो है पानीपत का युद्ध। इस युद्ध में मराठों को बड़ी अधिक क्षति उठानी पड़ी है। मराठों का जो शासन था वो बड़ा छिन्न भिन्न हो गया था। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो इस युद्ध में
यह युद्ध का जो परिणाम है, इस युद्ध के परिणाम से मुगल साम्राज्य का पतन की शुरुआत हो चुकी थी। अब्दाली स्वयं तो भारत में जीत गया और जीतने के बाद अपना लूटा हुआ धन अपने साथ अपने मुल्क को ले गया। तो ये था पानीपत युद्ध के बारे में थोड़ी सी आपको ब्रीफ जानकारी। ठीक इसी प्रकार मैं आपको दे दूं प्लासी का युद्ध। देखिए प्लासी का युद्ध भी 23 जून 1757 को लड़ा गया था। अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया है। 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 20 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक गांव में आमने सामने आ गए थे। सिराजुद्दौला की सेना में जहां एक ओर मीर मदान मोहनलाल जैसे देशभक्त थे, वहीं दूसरी ओर मीर जाफर जैसा धोखेबाज गद्दार भी था। 23 जून को प्रातः 9 बजे यह युद्ध प्रारंभ हुआ, लेकिन मीर जफर की धोखेबाजता और विश्वासघात के कारण बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को इस युद्ध में मुंह की खानी पड़ी और उनकी पराजय हो गई। तो ये था प्लासी के युद्ध के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब यदि मैं आपको थोड़ा सा अंगल और सिख युद्ध के बारे में बता दूं, क्योंकि ये सब चीजें मित्रों हर कंपटीशन में कहीं ना कहीं हर किताब में पूछी जाती है, लेकिन हम कभी ध्यान नहीं देते कि भारत के इतिहास में 2 सिख युद्ध हुए हैं। इन दोनों युद्धों में सिख अंग्रेजों से पराजित हुए और अंग्रेजों ने उनकी मनमानी शर्तों के अनुसार संधि करनी पड़ी। प्रथम युद्ध में पराजय के कारण सिखों को अंग्रेजों के साथ 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई और उसके उपरांत भैरूवाल की संधि 22 दिसंबर 1840 को करनी पड़ी। इस संधि के द्वारा लाल सिंह को वजीर के रूप में अंग्रेजों ने मान्यता प्रदान कर दी, लाल सिंह को, और अपनी एक रेजिडेंट यानी एक सैनिकों की टुकड़ी को लाहौर में तैनात कर दिया और महाराजा जिंदा कौर और महाराज दिलीप सिंह को, उनकी महारानी थी जिंदा कौर, महाराज दिलीप सिंह की महारानी जिंदा कौर, उनको पेंशन जैसी चीज बांध करके उनको ब्रिटेन भेज दिया गया। महाराजा दिलीप सिंह की संरक्षिका भी थी महाराजा जिंदा कौर, उन्हें शेखपुर भेज दिया गया। और द्वितीय युद्ध में इस प्रकार से जब सिख लोग पूर्ण रूप से हार गए तो अंग्रेजों का पूर्ण वर्चस्व भारत पर हो गया। ये देखिए एक बहुत ही बेहतरीन चित्र, शायद आपने देखा होगा कि कितनी सुंदर झील है। लोग नदी में बैठे हैं लेकिन झील के अंदर पानी पत्थर सब कुछ देखा जा रहा है, वो भी बड़ा ट्रांसपेरेंट, बड़ा पारदर्शी है। क्या है ये झील? एनसीईआरटी की बुक्स में भी मैंने इसको देखा है कहीं पर। तो मेघालय की उमंग गोट नदी जो भारत की सबसे साफ नदी मानी जाती है। तो इसी चित्र के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू।